हेलो स्टूडेंट। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपकी यूनिट फर्स्ट का स्टार्टिंग टॉपिक है ये जनरल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं और कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। तो अभी हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है वो हम देख लें एक बार। आपने जब 11th-12th में पढ़ा होगा तो आपने अकाउंटिंग जो कन्वेंशन है उनके बारे में पढ़ा होगा, यानी कि जो लेखांकन की परंपराएं हैं वो लेखांकन के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। आप लोगों ने लेखांकन के उद्देश्य वगैरह उनके बारे में पढ़ा होगा, क्या क्या जो अवधारणाएं हैं लेखांकन की या फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं वो आपने सब कुछ पढ़े होंगे। जिसके अंदर आपको जैसे थोड़ा बहुत बताऊं, अकाउंटिंग की जो अवधारणा है उसमें एक पृथक अस्तित्व की अवधारणा होती थी, द्विपक्ष अवधारणा होती थी, मुद्रा माप संबंधी अवधारणा होती है। ये सारे आपने पढ़े होंगे। आपके जो आपकी 11th-12th के अंदर जो इंट्रोडक्शन होता था उसके अंदर आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। इसके अलावा अकाउंटिंग कन्वेंशन यानी कि जो लेखांकन परंपरा है उसके अंदर आपने पढ़ी होंगी पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा जो थी, या फिर रूढ़िवादिता की परंपरा थी, एक रूपता की परंपरा थी। ये सारी परंपराएं आपने क्या है उसके अंदर पढ़ी होंगी। ठीक है, तो अब जो लेखा मानक होते हैं उन मैं अभी जो स्टार्ट कर रही हूँ ये सब आपको बताया। इसका कारण क्या है, जो लेखा मानक होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन्हें हम बोलते हैं उनका इनसे क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो ये बताया गया है कि जो मान लीजिए कई संस्थाएं होती है उसके अंदर हम परस्पर रूप से तुलना करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग करने के जो तरीके हैं, अकाउंटिंग मेथड्स हैं वो अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। तो एक रूपता कैसे स्थापित की जाए, यानी कि कैसे आप उसमें आपस में तुलना कर सकते हैं उन संस्थाओं की, किस प्रकार से आप तुलना कर पाएंगे उनको स्थापित, उन तुलनाओं को स्थापित करने के लिए या फिर एकरूपता लाने के लिए सभी व्यवसाय, सभी ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी क्षेत्र के अंदर या फिर अपने देश के अंदर ही देखा जाए तो एकरूपता लाने के लिए विभिन्न जो नीतियाँ होती हैं, जो लेखांकन परंपराएं होती हैं, उन सब में एकरूपता लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो विचार है वो दिमाग में आया। तो यहाँ पर हम बताएंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि विभिन्न उपक्रमों द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों एवं कार्य पद्धतियों में एकरूपता स्थापित करने के लिए तथा किसी उपक्रम द्वारा वर्षवार तैयार एवं प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों में प्रतिवेदित सूचना की परस्पर संगति व उपक्रमों में परस्पर तुलना स्थापित करने के लिए लेखा मानकों का निर्धारण क्या है, आवश्यक है। ये कारण आपको मैंने जैसे अभी बताया कि तुलना हो और एकरूपता हो विभिन्न नीतियों और कार्य पद्धतियों में, उसके लिए क्या है, लेखा मानकों की का निर्धारण किया जाना ज़रूरी समझा गया। तो जो लेखा मानक है उनका उद्देश्य क्या है, लेखा मानकों का उद्देश्य है युक्ति संगत ढांचागत स्वरूप यानी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क निर्धारित करे वो संस्था में या संस्था के अंदर, जिससे कि क्या होती है विश्वसनीय उच्च स्तरीय वित्तीय विवरण क्या हो तैयार किए जा सके। ठीक है, जिसके अंदर एकरूपता भी और तुलना भी संभव हो। अब लेखा मानकों के इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और इसका विकास किस प्रकार से हो वो हम देखते हैं कि डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों ही स्तरों पर लेखांकन जो लेखा मानक है उनकी ज़रूरत समझी जाने लगी है, और किस संस्था ने उसकी ज़रूरत समझी और किस प्रकार से उनका विकास किया गया वो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर तो जो लेखांकन नीतियों एवं व्यवहारों में जो एकरूपता लाने का मुख्य कार्य वो किसके द्वारा किया गया, वो लाने का कार्य मुख्य कार्य द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीआई द्वारा किया गया। उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए, उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्य किया गया। और इंटरनेशनल लेवल पर जो ये कार्य किया गया वो किया गया अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति या फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी आईएएससी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों का आईएएस का निर्गमन करके ऐसा कार्य किया गया। देखते हैं हम आईएएस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी, ये आप इतिहास ज़रूर याद रखें, इसका हो सकता है आपको
तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल में, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि उसके अंदर आपसे पूछ लिया जाए इतिहास के बारे में, तो ये हम देखेंगे। जैसे कि जो IASC की स्थापना हुई थी वो हुई थी जून 1973 के अंदर, और जो ICI है वो इसका सदस्य है। ठीक है। वर्तमान में IASC के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक मंडल, IASC की स्थापना हुई थी जून 1973 में, और अब वर्तमान में इसका नाम बदलकर IASC की जगह अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक मंडल यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसे कि हम IASB भी बोल सकते हैं, उसकी की गई है। 1 अप्रैल 2001 से IASC की जगह IASB ही जो मानक है, लेखांकन मानक है, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों को जारी करने का कार्य करती है। और जो IASB द्वारा जो मानक जारी किए जाते हैं उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक की जगह क्या कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक यानी कि IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IFRS के नाम से अभी नहीं जाना जाता। IFRS भी आपके सिलेबस का पार्ट है, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। आप लोग इन सब चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हो कि IAS क्या होता है, IFRS क्या होता है और AS क्या होता है। तो हम यहाँ पर देख लें एक बार। IASC जो कि जिसकी स्थापना जून 1973 में की गई थी, उसने जो मानक जारी किए गए उन्हें हम बोलते हैं IAS, जो कि 41 मानक अब तक जारी कर चुकी है। ये अभी भी लागू होते हैं, लेकिन अब संस्था का नाम कर दिया गया है IASB। जो जारी करती है, जिसने जो मानक जारी किए गए उन्हें अब IFRS के नाम से जाने लगा है, और इसने अब तक टोटल 17 मानक जारी कर दिए हैं। ये जो 41 IAS जारी किए गए ये अभी भी लागू है, लेकिन अब उनके निर्गमन का कार्य किसका हो गया, IASB का हो गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। ICI द्वारा क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ICI इंडिया का है, भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी करने का कार्य किसका है, ICI का, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी करती है। इसे हम AS के नाम से जानेंगे। ठीक है। इसके अंदर जो ICI है उसमें टोटल 32 लेखा मानक अब तक ICI जारी कर चुकी है, जिसके अंदर से 29 जो लेखा मानक है वो क्या है, उनका पालन अभी अनिवार्य कर दिया गया है। अब हम देखते हैं लेखांकन मानक बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसकी स्थापना ICI द्वारा कब की गई, 21 अप्रैल 1977 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, लेखा मानक तैयार करना व इनका निर्गमन करना। नीचे हम देख लेते हैं। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 132 में एक राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण, NFRA, राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाया गया है, जिसका मुख्य कार्य क्या है, कंपनी द्वारा अपनाए जाने के लिए लेखांकन नीति व लेखा मानकों के निर्धारण पर सरकार को एडवाइस देना है। ठीक है। अभी ये कंपनी एक्ट 2013 से इसकी स्टार्टिंग हुई है, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये अपना जो इतिहास है इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में हमने समझ लिया है। अब इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसका ब्रीफ में हम एक बार उसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये आपकी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है फर्स्ट, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। टोटल जो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए हैं उनका संक्षेप में हम पूरा उनका विवरण समझेंगे।